उस टाइम में कैसा होता था अपने एसएमएस मेडिकल कॉलेज का माहौल? लेस स्टूडियस था और मस्ती ज़्यादा थी। हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि आजकल पता नहीं रैगिंग होती है कि नहीं। हमारी बहुत रैगिंग होती थी और हमने भी बहुत रैगिंग ली थी। एमबीबीएस के बाद की अब तक की क्या जर्नी रही है? तो मेरे को इसमें कोई शर्म नहीं आती कि मैं बहुत ही गरीब परिवार से था। मेरी 5 बहनें हैं, तो 6 लोगों को एक गवर्नमेंट सैलरी में गुजारा करना बड़ा मुश्किल था। आई ऑलवेज वांटेड टू गो अब्रॉड। फाइनली आई वाज एबल टू गेट टू यूएसए। आई डिड माय रेजिडेंसी देयर 3 years, डिड एमडी। तो आप क्या डिफरेंस देख पाते हो एक अमेरिका के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में और एक भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में? जमीन और आसमान का फर्क है। सभी एसएमएस के एमबीबीएस स्टूडेंट्स को और मेरे सभी रेजिडेंट साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र बंसल सर से, जिन्होंने अभी एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर दौलत एंड रश्मि रीडिंग हॉल का निर्माण किया है। इन्होंने ये मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अनूठा काम किया है, जो एक बहुत हिस्टोरिकल इवेंट है एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र बंसल सर से कि कैसे उन्होंने अपनी मेडिकल जर्नी की शुरुआत करी और कैसे उनके अंदर ये एक विजन आया कि वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर एक लाइब्रेरी डोनेट करें। नमस्कार सर। थैंक यू। सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो सर सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स और सभी एमबीबीएस स्टूडेंट्स की तरफ से, एसएमएस मेडिकल कॉलेज की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड और धन्यवाद अदा करता हूं। थैंक यू। तो सर आप 1971 बैच के एल्यूमनाई हैं एसएमएस से। तो एक बार आप बताएं, जो अभी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको बताएं कि उस टाइम में कैसा होता था अपने एसएमएस मेडिकल कॉलेज का माहौल? मेरा ख्याल से लेस स्टूडियस था और मस्ती ज़्यादा थी, कुछ ऐसा मुझे ध्यान है। लेकिन फिर भी हम 180 स्टूडेंट्स थे हमारी क्लास में, और 5 साल में देखें तो करीब 900 स्टूडेंट होते थे, 900 से 1000। हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि आजकल पता नहीं रैगिंग होती है कि नहीं। हमारी बहुत रैगिंग होती थी और हमने भी बहुत रैगिंग ली थी। आजकल नहीं हो रही सर, आजकल। लेकिन उस रैगिंग का कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को ज़्यादा खतरा हो, चोट हो। और जो आपकी रैगिंग लेता था वो फिर आपको ट्रीट करने ले जाता था द बेस्ट रेस्टोरेंट्स। हाँ, आपको फ्री बुक देते थे, तो एक बॉन्डिंग हो जाती थी। दैट वाज वेरी डिफरेंट। सो डिफरेंट एटमॉस्फेयर, बट वी लाइक्ड इट एट दैट टाइम. But people took it to extremes in this ragging, and that's why it was stopped. The students were still studious there, and they are now. But I feel that over the years, throughout the world, people have to study harder to achieve the same, because there is more vast knowledge which needs to be acquired compared to our time. अभी जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर एक माहौल बना हुआ है कि डॉक्टर राजेंद्र बंसल एंड डॉक्टर उर्मिला बंसल ने अपने पेरेंट्स के नाम पे एक लाइब्रेरी रीडिंग हॉल डोनेट किया है, और वो मैंने खुद पर्सनली जाके विजिट किया। बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा है। तो अभी जो स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं, जो फ्यूचर में चल के आपकी तरह इस सोसाइटी में, इस कंट्री में और मेडिकल एजुकेशन में जो कंट्रीब्यूट करेंगे, तो वो जानना चाहते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र बंसल सर हैं, उनकी एमबीबीएस के बाद की अब तक की क्या जर्नी रही है, उसके बारे में आप एक बार बताएं। तो मेरे को इसमें कोई शर्म नहीं आती कि मैं बहुत ही गरीब परिवार से था। मेरी 5 बहनें हैं, तो 6 लोगों को एक गवर्नमेंट सैलरी में गुजारा करना बड़ा मुश्किल था। और इसलिए मैं इंडिया का आभारी हूँ कि ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन होती थी, नॉमिनल फीस होती थी, जो कोई भी उसको दे सकता था। मैंने वहाँ स्पीच में भी बोला था कि 1965-60 में, 1965 पाकिस्तान वॉर के बाद इंडिया के पास खाने के अनाज नहीं था, इधर उधर से लाते थे। लेकिन एजुकेशन में कभी पैसा कम नहीं किया, और उसकी बदौलत आज देखते हैं पूरे वर्ल्ड में कितने CEOs इंडियन हैं, कितने IITians हैं, कितने डॉक्टर्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ एजुकेशन दैट वी गॉट, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक द प्राइमरी रीजन ए कंट्री गोज अहेड is education. And that's why I think we all should contribute towards teaching our students, making them available facilities which will catapult them into a better nation for us. Very, very important, education.
ग्रेट सर। तो MBBS के बाद में आपकी आगे की जर्नी कैसी रही? तो I fortunately was a good student. I always stood 8th in my class, so I joined MD. But I always wanted to go abroad, partly because I needed to, the facilities here were not enough for me to look after my whole family. Great. And get my sisters married and so forth. So two of my class fellows, they went to Zambia because one brother was there. They called me there. So we took chances. I left MD and everyone thought I was a fool. But I just said, I'll go and I'll make it. Why won't I make it? So I took an exam, worked in Zambia for a year. I paid all my debts. To give you an example, here we used to get maybe 300 rupees a month, and their salary was about 5,000 a month for the same job. From there, I went to England and took an exam, and I was in England for about 3 years. I learned a lot. English medicine was very, very good. I was working in cardiology there. And from there, I took an exam for USA. So number one target for all medical students at that time was USA. But the government of India had stopped American exams in India because a lot more were migrating. So finally, I was able to get to USA. I did my residency there 3 years, did MD, and then settled in Florida. That's where I am. I'm also extremely lucky that I started hiring physicians in my practices. So at the peak, I had 103 doctors who were working for me, and I had several clinics. And so I sold all those about 3 years ago. Now I still have a lot of medical businesses throughout America in about 16 states with my other investors. So the biggest achievement in my life actually are my friends and family. I have friends not only from here. 5 of us class fellows are in one place in Jupiter, Florida, small town, but very important town. It's called golf capital of the world. Tiger Woods lives there, and very dignitaries. Mr. Trump lives there. My actually son got married there. We started a thing called ACO, Accountable Care Organization, which the federal government started in 2012. There are about 680 of those in the country, and ours, called Palm Beach ACO, is number one in the country for the past, since it started. So we have been written up in Wall Street Journal, in New York Times, in American journals about our journey and how we achieved that quality on our patients and saved millions and millions of dollars to the government, and we were rewarded for doing that. We are in 16 states with that company. We have several other medical businesses throughout America, California, Nevada, Texas, several states. So I'm very lucky with my journey. My 2 children work with us in our family business, which is mostly medical and real estate. And here I am with all that blessings that I got. सर, आपने जो लाइब्रेरी अभी बनाई है दौलत एंड रश्मि बंसल हॉल, वो आपने अपने पेरेंट्स के नाम पे बनाई है। तो बचपन से आपका अपने मदर फादर के साथ क्या एक ऐसी चीज़ आपके मदर और फादर की जो आज तक आपके जहन में है, और शायद कहीं ना कहीं माता पिता के ही संस्कार होते हैं जो हमें यहाँ तक लेके जाते हैं। तो आपने अपने पेरेंट्स के नाम से जो रीडिंग हॉल बनाया है, तो ये तो डायरेक्टली दिख रहा है कि आपका अपने पेरेंट्स के लिए कितना अफेक्शन, कितना लव रहा है। तो आपके पेरेंट्स की कोई एक ऐसी सीख जो बाकी डॉक्टर्स को भी मिल सके, जो आपने फॉलो करी है, वो शेयर करें सर। तो मैंने जैसे शुरू में बताया था कि पापा जो थे वो एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे, एक स्मॉल सैलरी से 6 बच्चों को पालना। मेरी मदर होम मेकर थी। तो मैंने फादर को बहुत हार्ड वर्क करके देखा कि सुबह साइकिल से ऑफिस जाते थे अजमेरी गेट के पास, आते थे शाम को 5 बजे, फिर 6 बजे वापस दूसरे जॉब पे जाते थे, और वहाँ से फिर 9 साढ़े 9 बजे आते थे। वो इतना बड़ा संस्कार था। जब मैं उनको देखता था किस लिए वो कर रहे थे, सारा की फैमिली को रेस करें, हर चीज़ का वो हिसाब रखते थे, बड़ी उससे एहतियत से खाना वो पैसे खर्च करते थे, और फिर भी हमें कभी कमी महसूस नहीं करने देते थे। उन्होंने ही एनकरेज किया कि
कैसे भी हो तू मेडिकल कॉलेज में जा, इंजीनियरिंग कॉलेज में जा, जहाँ जाना चाहता है जा, तू चिंता मत कर, पैसे मैं प्रोवाइड करूँगा कैसे भी। तो ये जो सीख मिली उनसे, मेरी मदर होम मेकर थी बेचारी, 6 बच्चों को पालना आसान नहीं है, बहुत टफ। तो ये जो है ये हर एक की जहन में रहती है कि जब इतना सेक्रीफाइस आपके पेरेंट्स ने किया है, मेरी सिस्टर्स ने किया है, तो मैं क्यों नहीं करूं। आपने सर यूएस में काम किया और आप जब इंडिया की मेडिकल एजुकेशन को देखते हो तो आपको क्या लगता है कि इंडियन जो मेडिकल एजुकेशन है और जो यूएस की मेडिकल एजुकेशन है उसमें कितना गैप दिखता है आपको, और अभी जो यंगस्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं हमारे जैसे, वो कैसे इस गैप को फिल कर सकते हैं, उसके लिए आप कोई विजन दें सर नई जनरेशन को। तो उस ज़माने में जब मैं पास करके गया था तो हालांकि इंटर्नशिप थी, मैंने 8 महीने एमडी में भी काम किया था, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज फिर भी बहुत कम होती थी क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं थी। जो ब्लड टेस्ट हम पढ़ते थे किताबों में वो इतने इजीली रेडिली अवेलेबल नहीं थे, तो वहाँ जाके ये चीज़ें बहुत सीखने को मिली। अभी भी अमेरिका में एंड वेस्टर्न यूरोप में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं पेशेंट्स को और प्रोवाइडर्स को, और जो मेडिकल स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं वो बहुत उससे पढ़ते हैं, उनके इतने पैसे लगते हैं, खर्च होते हैं, एक मेडिकल स्टूडेंट के करीब $3 लाख खर्च हो जाते हैं। तो वो लोग इस लिहाज से, क्योंकि वो इतना मेहनत करते हैं, तो मेरा ख्याल से जो है अमेरिका में और यूरोप में मेडिकल स्टूडेंट्स का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया में हाई नहीं है, इंडिया में भी बहुत हाई स्टैंडर्ड है, तभी अपने सारे डॉक्टर्स सब जगह सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन हो सकता है ये अभी भी, क्योंकि इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि यहाँ पे अभी प्रैक्टिकल एजुकेशन वहाँ से कम है, लेकिन मेरे टाइम से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है और ये इम्प्रूव होता रहेगा। और एक अभी सर इंडिया के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है भारत में। कुछ टाइम पहले इंडिया को डायबिटिक कैपिटल घोषित किया गया, अभी कुछ मंथ्स पहले इंडिया को कैंसर कैपिटल का भी नॉमिनेशन हो गया है। तो आने वाले टाइम के अंदर कैंसर की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो कैंसर ट्रीटमेंट जो यूएस के अंदर होते हैं वो फर्स्ट सेकंड स्टेज में ही पकड़ में आ जाते हैं और पूरी तरीके से क्योर हो जाते हैं। यहाँ पे सारे जो कैंसर हैं वो एडवांस स्टेट में ही जाके डिटेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे एक एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन में एक जो स्क्रीनिंग है वो बड़ा ड्रॉबैक मुझे दिखता है। मैं कभी यूएस नहीं गया, तो ये जो कैंसर की बहुत बड़ी समस्या आने वाली है अगले 3 साल 5 साल में इंडिया में, तो इसके लिए वहाँ कैसा सिस्टम है कैंसर के लिए, और यहाँ पे जो चीज़ें आप देख पा रहे हो उनमें कितना गैप है, कितनी जल्दी हम इनको फिल कर सकते हैं भारत में। तो यूएसए में, कनाडा में गाइडलाइंस होती हैं, USPSTF एक एसोसिएशन है, वो हर चीज़ की गाइडलाइन, कैसे वैक्सीनेशन होने चाहिए, कैसे स्क्रीनिंग होनी चाहिए, नॉट ओनली ऑफ कैंसर बट कॉर्निया आर्टरी डिजीज़, हर चीज़ की। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा नेगलेक्टेड इसलिए है कि एक बहुत बड़ा फ़र्क आप देखेंगे। जब मैं फिजिशियन था तो मिनिमम मैं 15 मिनट में एक देखता था, लेकिन ज़्यादातर आधे घंटे में एक। वहाँ पे ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी ने एक पेशेंट 5 मिनट में देख लिया हो। और यहाँ मेरे को पता है कि एक मिनट में पेशेंट देखते हैं। अगर आप आउट पेशेंट में जाएँ, एक डॉक्टर 100 पेशेंट एक दिन में देख रहा है और भी काम कर रहा है, उससे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। तभी बहुत मिसडायग्नोसिस होती हैं। इसलिए नहीं कि डॉक्टर अच्छे नहीं है, इसलिए कि प्रॉपर अटेंशन पेशेंट को नहीं मिल रही है। और क्यों नहीं मिल रही है? वो इसलिए नहीं मिल रही है कि उसको सर्वाइव करने के लिए डॉक्टर को 100 पेशेंट देखने पड़ रहे हैं, जब उसको देखने चाहिए 20, और 100 इसलिए देखने पड़ रहे हैं कि उनको जो पैसे मिलते हैं रिइंबर्समेंट बहुत कम है। तो जिस आदमी को 150, 200, 300 रुपए मिलेंगे एक पेशेंट को देखने के, तो क्या करेगा वो? उसको अपना घर चलाना है। राइट। तो जब तक ये सिस्टम थोड़ा चेंज नहीं होगा, वो मिस होते रहेंगे, नंबर 1। इसीलिए वो कैंसर तब पकड़ में आते हैं जब उसके सिम्टम ऐसे हो जाते हैं कि बिल्कुल ऑब्वियस हो जाता है। तो अमेरिका में हर पेशेंट के, और आपके पे मैल प्रैक्टिस सूट हो सकता है अगर आपने नहीं किया। जैसे आप अभी 50 साल से शुरू था, 40 साल से मैमोग्राम एवरी ईयर। अच्छा, कुछ हाई उसमें है, उसमें पहले शुरू होता है पेप स्मीयर एवरी ईयर। जैसे आपकी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, फिर कईयों के ब्लड टेस्ट होते हैं, PSA टेस्ट होता है,
रेगुलर एग्ज़ाम होता है, रेगुलर कोलोनोस्कोपी होती है। जैसे वहाँ पे 50 साल से कोलोनोस्कोपी शुरू होती है, एवरी 10 ईयर, मैंने कराई है एवरी 10 ईयर्स। तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग अब आजकल जैसे हैं जेनेटिक टेस्टिंग फॉर कैंसर। तो सपोज़ किसी के ब्रेस्ट कैंसर है तो फैमिली हिस्ट्री हो गई है, तो उसके ब्लड टेस्ट हैं, उससे एक जीन से पता लग जाता है कि इट्स ए म्यूटेटेड जीन इन दिस पर्सन। सो उस पर ज़्यादा ध्यान दे के हर 6 मंथ्स कर सकते हैं। कई इतनी ज़्यादा वो होती हैं कि कोई भी कैंसर नहीं है तब भी उनकी मेस्टेक्टमी कर देते हैं, कि अगर बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी है, अगर जैसे 3 पीढ़ियों से ब्लड कैंसर चल रहा है उनके जीन्स हैं। तो इस चीज़ से, प्रिवेंशन से, अर्ली डिटेक्शन से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। वो अभी यहाँ इतना शुरू हुआ है, जो अमीर लोग हैं वो तो कर पा रहे हैं, लेकिन वो 1% हैं। तो जो अपने गरीब तबका है वो केवल आजकल ट्रीटमेंट वो लेता है जहाँ पे उसको इलनेस शुरू हो जाती है। अभी वो यहाँ पे ज़माना नहीं आया है कि आप डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं कि आपको हेल्थ चेकअप करना है, ये नहीं कि आप बीमार हैं। तो वो धीरे धीरे शुरू होगा। धीरे धीरे जब प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, लोग बाग देखेंगे कि मैं उस डॉक्टर के पास जाऊं जो मेरे को आराम से देखें, ये नहीं कि बगैर हिस्ट्री लिए ये प्रिस्क्रिप्शन लिख दें। इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि भारत का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत डेवलप नहीं है, और दूसरा कि इंडिया की आबादी 140 करोड़ हो गई है। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, डॉक्टर्स उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए, और तीसरी चीज़ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। तो ये जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो इतनी कमी है, और दूसरा जो पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे इतनी ज़्यादा है, तो आप क्या डिफरेंस देख पाते हो एक अमेरिका के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में और एक भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में? क्या फ़र्क है, कितना ज़्यादा डिफरेंस है वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी में और यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी में? ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, लेकिन अमेरिका से कंपेयर नहीं करें, अपन अपने खुद से कंपेयर करते हैं। जी। जब मैं क्वालिफिकेशन करके डॉक्टर बन के फील्ड में आया, बहुत कम डॉक्टर होते थे, हालांकि पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, लेकिन आज उसकी बजाय काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। इतने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इतनी डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है। यस, विलेजेस में इतना नहीं है जितनी की सिटीज़ में है। फिर जैसे गवर्नमेंट की स्कीम है, 500 मिलियन लोग जो हैं उनको फ्री मेडिकल इंश्योरेंस है, विच इज़ बिगेस्ट मेडिकल इंश्योरेंस इन द वर्ल्ड। बस ये फ़र्क है कि वो सबको उसके लिए मेडिकल इंश्योरेंस है कि अगर उनको बीमारी हो तो बीमारी को कैसे ठीक करें। वो अभी यहाँ पे वो शुरू होगा धीरे धीरे कि बीमारी को रोकने से कैसे बचाएं, क्या मेडिसिन दें कि उससे रुक जाए, क्या और टेस्ट करें एज स्पेसिफिक जिससे कि उसको डिटेक्ट कर पाएँ। तो फ़र्क तो बहुत है, बहुत बड़ा फ़र्क है। वहाँ के अमेरिका के एक छोटे छोटे गांव में भी भयंकर फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और अगर उस गांव में, छोटे से गांव में नहीं है, अगर 200-300 लोगों का गांव भी है तो मुश्किल से 5 मील दूर दूसरी जगह अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। तो अमेरिका की जो फैसिलिटीज़ हैं वो तो सब कमाल है। मतलब हम आने वाले टाइम में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को यदि बिल्ड करते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी एक टारगेट है कि हम अगले 5 से 10 साल के अंदर इंडिया के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जाएं उस लेवल तक, ताकि हमारे यहाँ भी लोगों को वो फैसिलिटीज़ मिल पाएँ। 100%। मैं तो आपको कहना चाहता हूँ कि बहुत आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए। इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग फास्ट। It is the most progressive country in the world at the moment. GDP is increasing, and people are not shying away from spending on healthcare. Government spends it, as well as the individuals have started taking private health insurance. They have started looking after themselves. लोग बाग gyms में जाने लग गए हैं, लोग बाग अपने blood tests कराने लग गए हैं। तो I think there has been tremendous progress, and I'm very, very optimistic about India and our people. तो सबसे पहले तो सर मैं सभी एसएमएस के एमबीबीएस स्टूडेंट्स और रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ मैं इस चीज़ के लिए जो आपने एसएमएस मेडिकल कॉलेज को डोनेट करी है। एक मैसेज आपकी तरफ से जो सब रेजिडेंट डॉक्टर्स और सब एमबीबीएस स्टूडेंट्स जिनको आप एक विज़न देना चाहते हो इस बदलते भारत के साथ, बदलती इस मेडिकल एजुकेशन के साथ,
तो वो लोग आगे चल के अपने करियर को किस तरीके से लेके जाएं ताकि वो हर जगह अपनी फैमिली से लेके, समाज से लेके, कंट्री से लेके, एजुकेशन में हर जगह अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएं। सो योर लास्ट मैसेज और फर्स्ट मैसेज इन दिस वीडियो जो आप देना चाहते हैं पूरे एसएमएस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स को। तो लाइफ की मीनिंग ये है कि आप जिस भी फील्ड में हों उसमें आप टॉप पे रहें, नॉट इट्स कंपैरिजन टू अदर्स, बट चाहे अगर आप स्वीपिंग करते हैं तो स्वीपिंग में इतना बढ़िया काम करें कि ठीक हो। तो जब अपन डॉक्टर्स हैं, अपने हाथ में लोगों की जान होती है, अपनी ड्यूटी बनती है कि उस मरीज को ठीक से ट्रीट करें और बहुत अच्छी तरह देखें। जहाँ तक रीडिंग हॉल का सवाल है, मैं चाहता हूँ कि सब उसको अवेल करें, थोड़ी सी भी कमी हो बताइए। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लाइफ में ये होती है कि आप किसी की भलाई करते हैं, अब वो आपकी भलाई वापस नहीं कर सकता है, इसको कहते हैं गिविंग फॉरवर्ड। बट वही बंदा किसी और को देगा, वो किसी और को देगा। तो मेरी सबसे उम्मीद ये है कि जब आप अपने एम्प्लॉयमेंट ले लें, थोड़े से भी हों, चाहे आप 1% अपनी सैलरी का बचाएं, लेकिन उसको डोनेट करें फॉर गुड कॉजेज़। गुड कॉजेज़ मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया एजुकेशन होती है। पुराने जो बेचारे गरीब बच्चे हैं उनको पढ़वाना चाहिए, क्योंकि उससे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बट जिस भी फील्ड में आप किसी की मदद कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए। मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ, आप लोगों के उससे उत्साहित हूँ, एंड होपफुली और भी चीज़ें हम करेंगे। हमारी एक एसोसिएशन है राजमाई, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर राजस्थान मेडिकल कॉलेज। राजमाई के जितने भी 8 कॉलेजेस हैं, पहले 5 कॉलेज थे, हम उनके मेंबर्स हैं सब। मोस्ट बिगेस्ट कॉन्टिजेंट इज़ फ्रॉम एसएमएस। तो हमारी ये ट्राई रहती है कि हम कैसे एसएमएस को इम्प्रूव करें। ऑलरेडी हम एक कैंटीन है एसएमएस हॉस्पिटल में, उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। इट विल बी वेरी गुड, आप देख ले जाइए। एक बी स्टूडियो हमने बनाया है, और भी हम प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, जिससे कि जैसे हमारा जो प्रेसिडेंट है भरत गुप्ता, ही विल स्पेंड हिज ओन मनी टू हेल्प विथ वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स। तो ये बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए कि जो एक चीज़ शुरू की थी उससे और लोग उत्साहित होके और भी चीज़ें धीरे धीरे ला रहे हैं। तो एक चीज़ ज़रूर देखिए, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वो मेरे ही क्लास फेलो हैं डॉक्टर रोहित डांडिया, हम आसपास ही रहते हैं जुपिटर में। तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। एक क्लास के हम 2 लोगों ने, एक ने लाइब्रेरी बना दी, दूसरे ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दिया। शानदार। तो प्लीज़ उनको भी आप धन्यवाद दीजिए, उन्होंने बहुत बड़ा चीज़ की है। बिल्कुल सर। तो आपका हमारे इस पॉडकास्ट पे आने के लिए सबसे पहले शुक्रिया सर, धन्यवाद। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको डॉक्टर राजेंद्र बंसल सर की बातें आपके जीवन में कुछ उपयोगी लग रही हैं, ये चीज़ राजस्थान के हर मेडिकल स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपको किसी भी चीज़ के लिए क्वेरी है या कुछ और आप जानना चाहते हैं, यूएस में मेडिकल का कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे लोग काम करते हैं, कैसे आप वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं, यदि आप हमें ये कमेंट करके बताएंगे तो हम आगे सर के साथ में एक और पॉडकास्ट हम रख सकते हैं। तो हम मिलते रहेंगे सर आपसे। थैंक यू सर, थैंक यू।